सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम सबसे पहले एटॉमिक हैबिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। कोई ना कोई नई बुक कवर करते हैं। लास्ट 2 हफ्तों से ये हमारी अब तीसरी बुक है। पहले मंक हू सोल्ड हिज फरारी की थी, उसके बाद में मैन सर्च फॉर मीनिंग। आज हम आदतों के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक इंसान आदतों का बना पुतला होता है, कैसे आदतों को बदलना कितना आसान होता है, कितना डिफिकल्ट होता है, क्या आदतें होती हैं, कैसे वो हमें लग जाती है, कैसे एडिक्शन होती है, क्या क्रेविंग होती है। तो आज हम मेनली इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एटॉमिक हैबिट हमारी आज की किताब है जो कि जेम्स क्लियर के द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम समरी के बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट इस किताब के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि हमने इस किताब से क्या सीखा। तो जो एटॉमिक हैबिट जो किताब है, ये किताब जेम्स क्लियर के द्वारा लिखी गई है और इसमें जेम्स क्लियर ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का जिक्र किया है जो हमारी हैबिट को बनाती है या बिगाड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानना चाहेंगे कि हैबिट होती क्या है आदत। हैबिट कुछ भी नहीं है, एक पर्टिकुलर रूटीन या बिहेवियर है जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसी आदत जिसको आप बार बार रिपीट कर रहे हो, जो आपका कोई भी बिहेवियर है उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रहे हो, वो आपकी आदत बन जाती है। जैसे कि एक मान लो पेड़ है, उसके ऊपर आपने एक बार धागा बांधा और उसी पेड़ के ऊपर आप डेली एक धागा बांध रहे हो, और वो धागा एक बार जो बांधा है वो टूट सकता है, लेकिन जो धागा उस पे आप 100 दिन तक लगातार बांध चुके हो, अब उस धागे को आप खींचोगे ना, तो वो क्या हुआ कि वो धागा एक रस्सी बन चुका है, उसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कि एक एग्जांपल होता है कि जो एक माचिस की तिल्ली होती है उसको तोड़ना आसान है, वहीं उसकी जगह आप 50 या 60 या 100 माचिस की तिल्लियों को तोड़ेंगे एक साथ में, वो डिफिकल्ट है। ऐसा भी बोला जाता है कि जो हमारी आदतें होती हैं वो कुछ समय के बाद में इस प्रकार बन जाती है, इट्स लाइक अ रिमूविंग योर स्किन, कि अपनी चमड़ी को ही उतार रहे हो। वो बिहेवियर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि उसको हम चेंज ही नहीं कर पाते और हम काफ़ी हेल्पलेस फील करते हैं कि कैसे इस आदत को हम बदलें। जेम्स क्लियर ने बेसिकली इस किताब के अंदर जो बातें बोली हैं वो यहीं से स्टार्ट होती है कि जो हमारी कोई भी हैबिट होती है ना, उस हैबिट के लगने का एक बेसिकली हैबिट लूप होता है। जैसे कि चार बातें होती हैं, चार लोग होते हैं जो किसी हैबिट को हमें लगाते हैं या हमको हटाते हैं, या हम उस हैबिट को हटाते हैं। पहला लो तो बेसिकली होता है क्यू, कि मतलब कि क्या चीज़ है, क्या इंडिकेशन है जिससे कि हमें वो हैबिट बार बार ट्रिगर कर रही है। दूसरा क्रेविंग, तीसरा रिवॉर्ड, तीसरा रिस्पॉन्स और चौथा रिवॉर्ड। चार बातें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू, दूसरा क्रेविंग, तीसरा रिस्पॉन्स, चौथा रिवॉर्ड। अब आप पूछेंगे कि ये चार बातें क्या होती हैं। तो हैबिट लूप बेसिकली क्या है कि ये एक हैबिट का एक चक्र है। जैसे कि एक इंसान, लूप क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लूप वो चीज होती है जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं, जो एक हमारा बिहेवियर बन जाता है, उसको हम लूप बोलते हैं। तो हैबिट लूप बेसिकली क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्यू की बात करते हैं कि क्यू क्या है ये। देखो आपका मोबाइल है, इस पे नोटिफिकेशन आई या कोई भी मतलब एक रिंग हुई मैसेज की, तो आपके माइंड को वो चीज ट्रिगर करी कि मेरे फोन पे कुछ आया है, मुझे देखना है। वो है आपकी क्रेविंग, कि आपने फोन उठाया और आपने देखना शुरू किया। तीसरा, जब आप उस चीज के अंदर पूरा खो गए, वो आपका रिस्पॉन्स है। और चौथा, आपको अब उस अच्छा लग रहा है ये करने के बाद में। और ये बार बार ये बिहेवियर रिपीट होता है। अब इसमें एक और एग्जांपल देता हूं मैं। क्यों क्या है कि आपको स्मेल आई कि यार मेरा मन कर रहा है, आज बारिश आ रही है, मैगी खाने का दिल कर रहा है, खुशबू सी आ रही है, कहीं मैगी बन रही है। अब आपको क्रेविंग होनी स्टार्ट होगी कि यार खानी है, मुझे खानी है। तीसरा, आपने फोन उठाया, जोमेटो पे ऑर्डर किया। चौथा, आपने वो मैगी खा ली मंगवा के, ये आपका रिवॉर्ड है। तो हर हैबिट का ही ये मतलब कि बेसिकली जो जो मोटा मोटी जो लूप रहता है ना, वो यही रहता है हर किसी आदत का, कि हर आदत के बेसिकली चार स्टेप होते हैं। पहला क्यू, दूसरा क्रेविंग, तीसरा रिस्पॉन्स, चौथा रिवॉर्ड। मैं क्यों बोलता हूँ बार बार कि आपका इंस्टाग्राम एडिक्शन नहीं छूट रहा या आपका रील एडिक्शन नहीं छूट रहा, तो जो मेन प्रॉब्लम है वो तो इंस्टाग्राम ही है ना। वहीं से जो रूट प्रॉब्लम है, जो समस्या की जड़ है, उसको खत्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि इंस्टाग्राम को यूज करते हुए आप सोचो कि टाइमिंग कम कर देंगे या उसको मैं अनअट्रैक्टिव कर देता हूँ। प्रॉब्लम का जो जो मेन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है ना, जो चीज आपको तंग कर रही है, उस चीज के साथ में रहना मत सीखो, उस चीज को छोड़ना सीखो। हमारे अपनी जो मेंटेलिटी है ना, वो ये हो जाती है कि यार मैं नहीं छोड़ पा रहा, मुझे एडिक्शन है, इसको मैं खत्म नहीं कर पा रहा। मेरे फादर का मैं एग्जांपल देता हूँ पर्सनल लाइफ से। मेरे पापा जो थे प्रॉपर चेन स्मोकर थे क्या अभी भी, मतलब अब तो खैर नहीं पीते, पहले पीते थे। तो 2019 या 20 के आसपास की बात है, उनको डॉक्टर ने बोला कि भाई अगर तुमने बीड़ी पीना बंद ना किया
तो जो तुम्हारे लंग्स हैं खराब हो जाएंगे और जो तुम्हारा लाइफ स्पैन है खत्म हो जाएगा। तो मुझे अच्छी तरह याद है, पापा हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे 1 हफ्ते के लिए, और मेरे पापा लिटरली इतनी बीड़ी पीते थे, मतलब पूरा दिन में ना 2-2 3-3 बंडल पी जाते थे। और हमारे घर में स्पेशली बंडल का पूरा आता था, जो पूरा जिसमें 50-60 बंडल होते हैं ना। और बार बार मेरे को तंग करना जब मैं छोटा था। मुझे ऐसा याद है कि जब मैं छोटा था ना, तो मेरा पूरा बचपन ही बीड़ी का बंडल लाने में गया है, कि बंडल ले आ, बंडल ले आ। बहुत मतलब मैं जाता, मैं नहीं जाऊंगा। और बीड़ी का धुआं धुआं, रूम में पूरे घर में गंदगी, छुटती नहीं थी हैबिट, वो तगड़ी हैबिट थी पीने की। तो डॉक्टर बोला, बोले या तो अब बीड़ी पीना, या तुम्हारा काम हो जाएगा, लंग्स तुम्हारे खत्म है और तुम मर सकते हो अगर छोड़ोगे नहीं तो। तो वो दिन है, पापा ने हॉस्पिटल में छोड़ी थी। वो दिन है और आज का दिन है, 4 साल हो चुके हैं, बीड़ी को हाथ तक नहीं लगाया। पीना तो बहुत दूर की बात है। और मेरे पापा खुद मेरे को बताते हैं कि मेरे पापा ने बचपन में आई थिंक 16-17 साल की उम्र में स्मोकिंग शुरू कर दी थी। और वो कम से कम ये लगा लो 30 से 35 साल की एडिक्शन थी। अब जिस आदमी की इतनी पुरानी एडिक्शन हो, और वो एकदम खत्म होगी, क्यों खत्म होगी? क्योंकि उसके माइंड में एक फियर आ गया कि यार इसको अगर मैंने कंटिन्यू करता रहा तो मैं मर सकता हूँ। उस फियर ने उस हैबिट को ब्रेक कर दिया। और ब्रेक ऐसी नहीं हुई है कि निकोटीन च्युइंगम चबा रहे हैं, या फिर पहले 10 पीते थे तो अब दिन की 2 कर दी। वो एकदम ही एलिमिनेट होती है। जब तक आपके माइंड में उस चीज को लेके एक फियर नहीं होगा ना, कि यार जो ये काम मैं कर रहा हूँ, ये काम मेरा ठीक नहीं है, इस काम से मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तब तक वो हैबिट कभी ब्रेक हो ही नहीं सकती। जैसे मेरे को रिसेंट एक हैबिट लगी थी कि जोमेटो से मैंने फूड ऑर्डर करना शुरू कर दिया था। अब जो ऑनलाइन जो फूड एप्लीकेशन हैं, ये क्या करते हैं आदमी को फंसाने के लिए, ये देते हैं डिस्काउंट कूपन, 50% ऑफ, 70% ऑफ। जो खाना आप नॉर्मल लेके आओगे ना, वो बाजार में तो मिलेगा एक बर्गर 100-150 रुपए का, वो ऑनलाइन क्या करते हैं उसको 50% काट देते हैं, कि आप 3 बर्गर मंगाओ, 4 बर्गर मंगाओ। और वो खाना इतना टेस्टी होता है, उसमें एमएसजी का इस्तेमाल करते हैं। तो वो आपकी जो जुबान होती है ना, उसको इतना मजा आता है खाने में, सोचते हैं कि यार कितना आसान है भाई, तो भूख लग रही है, क्रेविंग हो रही है, क्या करना है, जोमेटो पे 1-2 बटन दबाने हैं, पेमेंट करनी है, खाना तेरे घर में 2 मिनट में हाजिर, 10 मिनट में हाजिर। तो हम उस चीज को खा लेते हैं, सोचते हैं कितना आसान है यार, कौन मेहनत करे, कौन बनाए, वो ही खा ले। और वो इतनी बार वो बिहेवियर रिपीट होता है, बार बार जोमेटो की आपके फोन में ऐड दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जोमेटो वालों ने आपके फोन का एल्गोरिदम देख लिया, अब वो आपको वही ऐड दिखाएंगे। यूट्यूब पे भी वही ऐड आएगी, गूगल क्रोम पे भी वही ऐड आएगी, आपको जीमेल पे मैसेज आएंगे, आपके फोन पे मैसेज आएंगे। वो बार बार आपको चीज ट्रिगर करेगी कि मंगवा ले मंगवा ले। डेली शाम होएगी, आपका बिहेवियर आपको फिर वो दोबारा उकसाएगा कि यार बाहर का खाना खा ले, बहुत टेस्टी होता है, कौन घर में बनाएगा। और जंक फूड तो ऐसा होता है, वो धीरे धीरे आपकी जुबान पे टेस्ट बन जाता है और वो आपकी बॉडी को नुकसान करना शुरू कर देता है। और रिसेंटली तो ये भी पाया गया है कि जो ये चाइनीज फूड वगैरह होता है, इससे हमारी फर्टिलिटी भी अफेक्ट होती है, जो कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो अब इन हैबिट्स को ब्रेक कैसे करें? देखो, चीजें ऐसी होती है, जब हम कोई हमें नई आदत लगानी होती है ना, तो उसका जो इलाज है ना, वो ये नहीं है कि पुरानी आदतों को खत्म कर देना। जो पुरानी हैबिट है वो हमारे साथ है, लेकिन नई हैबिट हमें लगानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो बिहेवियर उस हैबिट को सपोर्ट करते हैं ना, उस एनवायरमेंट में हमें खुद को लाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम में से किसी को पढ़ाई की हैबिट नहीं है और हम सोचते हैं कि हर हम एक एवरेज इंसान से एक टॉपर इंसान बन जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक टॉपर का बिहेवियर पूरा ऑब्जर्व करना पड़ेगा और वो फैक्टर्स नोट करने पड़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने एक नॉर्मल इंसान को टॉपर बना दिया। हर किसी के अंदर एक ना प्रोग्रामिंग होती है, जो मैं बोलता हूँ ना कि एक प्रोग्रामिंग है। वो क्या है? बेसिकली एक पैटर्न है, जिस पैटर्न को एक इंसान फॉलो कर रहा है, और उस पैटर्न को फॉलो करने के बाद में उस इंसान को रिजल्ट मिल रहे हैं। जैसे कि अब एक नॉर्मल इंसान है, उसको अपनी लाइफ को लेकर इतना एम्बिशियस नहीं है, वो नॉर्मल उठता है 8-9 बजे और वो नॉर्मली अपना खा पी रहा है, नॉर्मली लाइब्रेरी जा रहा है, नॉर्मली किताबें उठा रहा है। कोई उसके पास प्लान नहीं है, कोई उसने सोचा नहीं है, वो नॉर्मली एग्जाम दे के आ रहा है। तो जो रिजल्ट होंगे ना, वो भी कोई ऐसे खास नहीं होने वाले, वो नॉर्मली होंगे। और उसकी जगह एक और इंसान है जो सुबह 4 बजे उठ रहा है, प्रॉपर रात को सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग कर रहा है। उसका प्रॉपर एक एक चीज डिसाइड है कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। जो उसका खाना है वो पूरा टॉप नॉच है। जो वो खाना खा रहा है, वो खाना ऐसा है कि उसको देख के जो ओलंपियन है ना, वो भी शर्मा जाए, इतना टेस्टी खाना खा रहा है और इतना हेल्दी खाना खा रहा है। और वो हर चीज के अंदर ना मार्जिनल इंप्रूवमेंट कर रहा है, कि डेली डेली स्टेप बाय स्टेप अपनी चीजों को ऐसा करता जा रहा है कि वो चीजें उसके सपोर्ट और फेवर में काम कर रही है। और उसका इस चीज को करने के बाद में उसका सिलेक्शन भी हो जाता है और वो जॉब भी लग जाता है। और बाद में हम लोग क्या बोलते हैं कि उसकी तो किस्मत बढ़िया थी। किस्मत बढ़िया घटिया नहीं होती। इसमें एक बहुत तगड़ा एग्जांपल है, एक ब्रिटिश टीम थी, इस एटॉमिक हैबिट किताब में एग्जांपल है ये। तो वो जो टीम थी ना, वो साइकिलिंग टीम थी, वो ओलंपिक में बार बार हारती थी और वो 5 साल से लगातार हार रही थी। और वो इतना हार चुकी थी कि जो वहां की जो साइकिलिंग कंपनीज है ना, उन्होंने तक बोल दिया कि यार ये तो लूजर है, इसके बस की कुछ ना है, इनको कोई साइकिल सुइकिल नहीं देनी हमने। तो उसके बाद में जो नया कोच आता है ना उनका, वो क्या करता है? वो सबसे पहले क्या करता है, जो उनके जो वो एथलीट थे ना, उनको हाथ धोना सिखाता है।
तो वो सारे एथलीट परेशान, वो कहते हैं भाई तुम्हें हाथ धोना क्यों सिखा रहा है, हाथ धोने का साइकिलिंग के साथ में क्या संबंध है। तो वो कहते हैं भाई हाथ धोने का तरीका सीखो, हैंड वॉश हाथ में लो, ऊपर से नीचे धो, वो प्रॉपर तरीका सिखाता है हाथ धोने का। तो सारे एथलीट कंफ्यूज होते हैं कि यार ये मैं हाथ धोना सिखा रहा है, हमको तो साइकिलिंग सीखनी है ताकि हम ओलंपिक के मेडल लेके आ पाए। तो बाद में वो कोच समझाना शुरू करता है कि देखो तुम प्रॉपर तरीके से हाथ धोगे, तुमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम होगा, तुम बीमार कम पड़ोगे, तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी तो तुम्हारी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। उसके बाद वो क्या करता है, जो साइकिल की गद्दी है उसको कंफर्टेबल बनाता है, साइकिल में यूज होने वाला जो ऑयल है जो साइकिल की चैन में इस्तेमाल होता है उसको बढ़िया से बढ़िया करता है, साइकिल के जो टायर है वो अच्छी क्वालिटी के लेके आता है, जो उनके गियर्स हैं एथलीट्स के, जो उनकी डाइट है, जो उनका प्रोटीन है, जो उनकी फिजियो है, हर चीज को 1% इंप्रूवमेंट। जहां उसको लगता है कि इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है वहां वो 1% इंप्रूवमेंट करता जाता है। पूरे एथलीट को ऊपर से नीचे तक, पूरी साइकिल को ऊपर से नीचे तक, उनका मेंटल एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, हर चीज के ऊपर वो काम करना शुरू कर देता है और उस चीज को वो चमकाना स्टार्ट कर देता है बेस्ट से बेस्ट मैकेनिज्म से। जो उनके शूज हैं, जो उनकी हाइजीन है, जो उनका फूड इंटेक है, वाटर इंटेक है, एवरीथिंग। और ये करने के 1 साल बाद क्या होता है, जो ब्रिटिश टीम बार बार हार रही थी वो जीतना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस कोच ने क्या किया, उस कोच ने अपने एथलीट के गेयर्स को, एथलीट की पर्सनैलिटी को, एथलीट्स का पूरा जो मेंटल सिस्टम था, जो साइकिल थी, उन हर चीज के ऊपर हल्के हल्के तरीके से काम करना शुरू कर दिया। उसने एकदम से कोई बड़ा चीज नहीं किया, उसने कोई एकदम से कोई बड़ा उनके ऊपर चेंज थोप नहीं दिया कि तुम्हें ऐसे करना है ऐसे करना है। 1% इंप्रूवमेंट, वो डेली उनकी चीजों को 1% इंप्रूव करता जा रहा था और रिजल्ट उनके सामने आया कि वो उन चीजों को, वो जो एथलीट थे उन्होंने चीजों को समझा और उनका जो मेंटल जो स्टेटस था वो अपलिफ्ट होना स्टार्ट हुआ और वो करना स्टार्ट कर गए। यही एक एग्जांपल है जो मैं आप लोग को बोलता हूँ। अब मेरे पास में एक जो बहुत कॉमन एग्जांपल आता है वो ये आता है कि हमारा कोई रूटीन नहीं है, हमारा कोई बिहेवियर नहीं है, लाइफ को लेके मोटिवेट नहीं है, ना पढ़ाई कर पाते हैं, सिर दुखता है। फर्स्ट थिंग मैं क्या बोलता हूँ कि यार सुबह एटलीस्ट उठना स्टार्ट करो। जो इंसान सुबह उठ रहा है उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक होप जागनी स्टार्ट हो जाती है, वो अपनी चीजों को मेजर करना शुरू कर देता है। देखो दो तरह के चेंज होते हैं, पहला तो होता है आइडेंटिटी बेस्ड चेंज, दूसरा होता है आउटकम बेस्ड चेंज। जब तक हम अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट नहीं करते ना, जब तक हम अपनी आइडेंटिटी में बिलीव नहीं करते ना, तब तक हमारे में चेंज आ ही नहीं सकता। जैसे मान लो, अगर मैं एक रीडिंग की बात करते हैं, आज मान लो मैंने एक किताब का एक पेज पढ़ा, इसका मतलब क्या है कि मैं एक अच्छा रीडर बनने की तरफ जा रहा हूँ। आज मैं घर से बाहर निकल के थोड़ा सा भागा, चाहे मैं 100 मीटर भागा, वो क्या है कि मैं एक रनिंग का आइडेंटिटी अपने अंदर डेवलप कर रहा हूँ। आज मैंने किताब को उठा के पढ़ना स्टार्ट किया तो मैं रीडर बन रहा हूँ। ये चीजें क्या है बेसिकली, ये हैबिट जो होती है हमारे अंदर धीरे धीरे इनकलकेट करती हैं। एकदम से रात को उठते ही कोई भी हैबिट हमको हमको नहीं पकड़ लेती। मेन चीज ये है कि उस बिहेवियर को हम इतनी बार रिपीट कर देते हैं कि वो जो बिहेवियर है ना हमारे अंदर इतना तगड़ा इनकलकेट हो जाता है। अब उसको जब हम छोड़ते हैं ना तो हमको फोमो फील होता है। अब आप लोग बोलोगे कि फोमो क्या होता है। फोमो बेसिकली फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको ऐसा लगता है कि यार मैं अपनी जिंदगी में कुछ मिस कर रहा हूँ, कुछ खो रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने बहुत लोग देखे हैं जिसको इंस्टाग्राम पे रील देखने की एडिक्शन है, वो इंस्टाग्राम पे भी रील देखते हैं, यूट्यूब पे भी रील देखते हैं, और रील देखते देखते उनको इतना डोपामाइन का रश होता है कि वो अपने आप को भूल जाते हैं रील देखते देखते। रिसेंटली मेरे साथ हुआ था, मैं लाइब्रेरी में बैठा था तो मेरे बगल में एक लड़की आके बैठती है, वो घर से मस्त अपना नहा धो के आती है, सेंट सूंट लगा के बैठती है, वो बहुत मतलब अपने आप को ड्रेसअप करके आती है कि आज पढ़ूंगी बैठ के मैं। तो वो उस चेयर पे आके बैठती है, सुबह सुबह की बात होती है, 10 बजे के आसपास बैठती है आके। तो वो बैठने के बाद में जैसे ही किताब उठाती है उसके फोन के ऊपर आती है नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन थी इंस्टाग्राम की। तो वो इंस्टाग्राम को खोलती है, इंस्टाग्राम को खोलने के बाद में वो रील देखना स्टार्ट करती है। उस टाइम पे मैं मोक लगा रहा होता हूँ, तो मेरा मोक भी लग जाता है, उसको मैं एनालाइज भी कर लेता हूँ। और वो जो दीदी होती है उनकी अभी भी रील चल रही होती है, वो फिंगर पे फिंगर स्क्रॉल 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 बढ़िया तरीके से मस्त बैठी होती है। 10 बजे वो आके बैठती है और टाइम हो जाता है 12 बजे, तो उसको मैं बोलता हूँ कि 12 बज चुके हैं, 2 घंटे से आप रील देख रहे हो। तो वो कहती है ओहो पता ही नहीं चला मेरे को तो। और वो उसके बाद में फोन को बंद करती है और पढ़ने की कोशिश करती है। बट उसका जो माइंड है वो इतना थक गया होता है, अब वो पढ़ ही नहीं पाती। 10 मिनट के बाद वो क्या करती है, अपने अपनी किताब को रखती है साइड में और हेड को डाउन करके सो जाती है। और ये जो एक चीज है ना, ये मुझे लगता है ये मैक्सिमम लोगों के साथ में है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी अटेंशन है ना वो लिमिटेड है, हमारी विल पावर लिमिटेड है। अगर आप उन चीजों को दूसरों के ऊपर स्पेंड करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपका जो अटेंशन विल पावर तो लिमिटेड है ही, तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ कि सुबह 6 बजे उठने के बाद में 6 से 12 दबा के पढ़ाई कर लो, वो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उस टाइम पे हमारी अटेंशन और हमारा विल पावर बहुत मैक्सिमम पे होता है। अगर उस समय हम दूसरों के ऊपर फोकस करेंगे ना और अपना काम नहीं करेंगे, तो हमारा जो दिन है ना मोमेंटम बन नहीं पाएगा, दिन हमारा खराब हो जाएगा। और हम सोचेंगे कि यार कल से करूंगा,
और जो कल वाला जो लूप है उसमें इंसान फंस के रह जाता है। जैसे ऐसा होता है ना हमारे साथ में कि हम इंस्टाग्राम की कोई भी रील देखते हैं, पहले तो रील देखते हैं मजा आना शुरू होता है, उसके बाद में देखते देखते हमें ऐसा फील होता है कि यार हमारी एनर्जी डाउन होनी स्टार्ट होगी, उसके बाद हम आंखें बंद करके सो जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड थक जाता है। ये जो हमारा माइंड है, हमारी आंखें हैं, ये जो हमारे फोन से जो ब्लू लाइट निकलती है, इसको लेके यूज टू नहीं है। हम उन चीजों को बदल इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि हमें उन चीजों की हैबिट इतने गंदे तरीके से लग चुकी है कि वो हमारे अब रग रग के अंदर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो चुका है क्योंकि हमने उस पैटर्न को बार बार रिपीट कर दिया। अब जो स्टार्टिंग के अंदर जब नेट के पैकेज आते थे उस टाइम पे क्या होता था, इन चीजों को बड़े ध्यान से समझना, ये किताब में नहीं है, ये मैं अपनी साइड से तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ। स्टार्टिंग का टाइम है, टाटा टाटा डोकोमो नाम की कंपनी होती थी, मुझे याद है। तो उस टाइम पे मेरे पास इतने पैसे तो नहीं होते थे कि हर महीने 300 का रिचार्ज करा पाऊँ, तो 180 रुपए का 3G आता था। वो 3 GB आता था मेरे ख्याल से, 180 में 3G 3 GB आता था। और वो भी मैं सिम लेके आता था हर महीने जाके, एक नया सिम। तो उस टाइम पे क्या होता था कि 3 GB महीने का वो बड़ा संभल संभल के इस्तेमाल करते थे कि यार वो जो गाने थे छोटे मोटे डाउनलोड कर लेते थे 128 KB पर सेकंड के। और जो वीडियो वगैरह होती थी, मूवी होती थी, किसी यार दोस्त से मोबाइल में डलवा लेते थे। उस टाइम चिप वगैरह का जमाना था, 2 GB 4 GB 8 GB ये चिप आती थी। और हम मैक्सिमम सोचते थे कि यार चीजों को ऑनलाइन नहीं देखना भाई, नेट बहुत महंगा है, चीजों को ऑफलाइन देखेंगे। उसके बाद जियो मार्केट में आता है, 250 करोड़ का लॉस उठा के क्या करता है वो, हर बंदे को फ्री में सिम बांटनी शुरू कर देता है। सारे पागल हो जाते हैं भाई, फ्री में सिम मिल रही है, 4G डेटा। सोचो, जिस टाइम पे 3G इतना महंगा, उस टाइम पे 4G डेटा सबको अनलिमिटेड। उससे क्या होता है, मोनोपोली। मोनोपोली क्या होती है, देखो चाइना के जो लोग हैं ना वो क्या करते हैं, वो इंडिया के अंदर मास डंपिंग करते हैं। अब आप बोलोगे मास डंपिंग क्या होती है? मास डंपिंग बेसिकली ऐसा होता है कि अगर मान लो मैं कोई पेन बना रहा हूँ 10 रुपए का, मैं इतनी बड़ी कोई एंटिटी नहीं हूं कि उस जो पेन है उसको 2 रुपए में बना सकूं। चाइना वाले क्या करते हैं, उस चीज की ना मैन्युफैक्चरिंग चैन लगा देते हैं। उससे क्या होता है, जो 10 रुपए वाला पेन है ना वो 2 में बनाना शुरू कर देते हैं। और वो 2 रुपए वाला पेन मार्केट में इतना तेजी से वो फेंकते हैं ना कि जो जो लोकल वेंडर होते हैं ना वो उनसे कॉम्पीट ही नहीं कर पाते, क्योंकि एक छोटा कंपनी वाला बड़ी कंपनी से कम्पीट कर ही नहीं सकता। अब जो रिलायंस के जो ये मार्ट वगैरह खुले पड़े हैं जहाँ सब्जियां बिकती हैं, वो जो वेंडर्स हैं उनको बीट ही नहीं कर सकते, वेंडर के पास लिमिटेड एक्सेस है। तो चाइना वाले क्या करते हैं, मास डंपिंग के थ्रू अपने इंडिया में जबरदस्त तरीके से जो माल है ना वो इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि लोकल मार्केट खत्म हो जाती है, उनकी मोनोपोली हो जाती है। अब मोनोपोली बनते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, जो 2 रुपए का पेन जो था ना उसको कर देते हैं 20 रुपए का। लोकल वेंडर खत्म हो चुके हैं, कस्टमरों की डिमांड सेम टू सेम है, क्योंकि 2 रुपए का दे के जो इस्तेमाल नहीं भी करता था उसको भी इस्तेमाल करना सिखा दिया। वो मांगेगा अब कि भाई मेरे को और दे, मेरे को और दे, और वो प्रॉफिट कमाना शुरू कर देगा। जियो ने क्या किया था, जियो ने स्टार्टिंग में आती है कंपनी, 4G सिम जो है बांटना स्टार्ट कर दिया सबको। मुझे खुद याद है कि उस टाइम जो सिम थे फ्री में मिल रहे थे, फ्री में कनेक्शन अपने फोन में डाल लो, एक्टिवेट करो और अपना चलाओ, अपना उसको उसकी तरह क्या बोलते हैं, अपना मॉडेम की तरह इस्तेमाल करो। तो उसमें क्या हुआ कि हर बंदा जियो पे शिफ्ट मार गया। जिनके पास एयरटेल की सिम थी, आइडिया की थी, सब ने अपने सिम तोड़ के फेंक दिया, बोला हम तो जियो इस्तेमाल करेंगे। उससे क्या हुआ कि जो जियो कंपनी थी ना उसकी मोनोपोली बननी स्टार्ट होगी। अब जिस बंदे की इकोनॉमिक्स का ये कंसेप्ट है, जिस इंसान की मोनोपोली होगी ना, वो अपनी मर्जी से चार्ज करना शुरू कर देगा। अब देखो हुआ ना, जियो ने हमें चार्ज करना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जियो हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ले आया। जियो ने हमें 1080 पिक्सल की एडिक्शन लगा दी। अब देखो अपना मन ही नहीं करता 480 पिक्सल में, 360 पिक्सल में कुछ भी देखने का। क्यों मन नहीं करता? क्योंकि हमको हैबिट लग चुकी है 1080 पिक्सल की। अब 5G हमको अनलिमिटेड दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि वो कंपनी वाले इस बात को समझते हैं कि इंडियन मार्केट में अगर कुछ भी आपको उनके बिहेवियर में लेके आना है, पहले आपको फ्री में देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में यूट्यूब भी फ्री में आया था, उसके बाद में देखो यूट्यूब ने प्रीमियम निकाल दिया। हर चीज स्टार्टिंग में ऐसी होती है कि फ्री में आती है ताकि बेसिकली आपको उस चीज की एडिक्शन लग जाए। और कंपनी वाले इन चीजों को बखूबी जानते हैं और वो इस चीज पे काम भी करते हैं। और इन चीजों को हम समझ भी नहीं पाते। बेसिकली देखो, एडिक्शन लगाने वाली चीजें ऐसी है कि आप देखना कि रास्ते में जो हम निकलते हैं तो क्या ऐड देखते हैं, विमल विमल इलायची, दाने दाने में केसर का दम। वो क्या बोल रहे हैं, विमल इलायची। सेम पैकेज है, सेम सब कुछ है, नीचे लिख दिया इलायची। लेकिन जो डेली विमल कंज्यूम करने वाला है उसको तो पता है विमल पान मसाला है। तो वो क्या करता है, होर्डिंग को देखता है, उसके मन में क्रेविंग आती है कि यार विमल खा ले। उसके मुंह से ही विमल निकलना शुरू हो जाता है कि विमल खानी है। साथ में क्या जोड़ते हैं, दाने दाने में केसर का दम। बंदे को रिग्रेट ही नहीं होता, वो सोचता है कि मैं केसर खा रहा हूँ। हमारा माइंड इतना स्मार्ट थोड़ी है। ये गुड्डे कंपनी वाले क्या करते हैं, एक बिस्कुट बनाते हैं, उस पे लिख देते हैं कि गुड्डे में क्या है, आलमंड है, इसमें कैश्यू है। और उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट होते हैं ना उनको उठा के देखना, कितने परसेंट होता है, 1%।
अब ये सोचो कि 100 ग्राम की पैकिंग में अगले ने 1% डाला है, तो 1% कितना होगा? कईयों में तो 1% भी नहीं होता, 0.001% होता है। और वो क्या लिख देते हैं कि हमने इसमें आलमंड डालने हैं, इसमें कैश्यू है, इसमें केसर है। चाहे वो छोटा सा बारीक सा टुकड़ा हो, वो बोलते हैं मैं केसर वाला है। जैसे मान लो हमने घर में केसर की खीर बनाई, तो वो जो केसर की जो खीर है ना, वो हमने बनाई 10 किलो खीर। वो 10 किलो खीर के अंदर ना हमने एक या दो जो दाने होते हैं ना केसर के, वो डाल दिए। और अब हम बोल रहे हैं कि यह जो खीर है ना, ये केसर वाली खीर है। तो आप खुद सेटिस्फाई हो पाओगे कि इस खीर के अंदर केसर है? तो वो ये कंपनी वाले करते हैं, इतना बड़ा क्लेम ठोक देते हैं, और सामने वाला वो चीज़ कोप अप ही नहीं कर पाता। और हमारी इंडियन मेंटेलिटी ऐसी होती है कि हमें लगता है कि हर हर चीज़ हमारे फेवर में है, और उस चीज़ के हम इतने यूज टू हो जाते हैं, उसको ब्रेक ही नहीं कर पाते। अभी रिसेंट ही एग्जांपल है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसको बहुत एडिक्शन लगी थी ये सिगरेट वगैरह पीने की। तो उसको मैंने बोला कि भाई देख, सिगरेट की तेरी एडिक्शन है ना, ये ब्रेक तो देख होगी नहीं, तेरे मन को पीने का चस्का लग गया, उसे चाहिए स्मोक, उसको निकोटिन का रस चाहिए। तू ऐसा कर सकता है, स्टार्टिंग में इस चीज को ब्रेक करने के लिए पहले जो हर्बल आती है, तू हर्बल के ऊपर शिफ्ट कर जा। कंपनी वाले हर्बल स्मोक निकालते हैं, जिसमें मतलब तुलसी के पत्ते होते हैं, कुछ मतलब कुछ ऐसी औषधियां होती है, उसका बेसिकली फ्यूम होता है। उसको तुम लगते हो, तुम ऐसा लगता है कश मारते हो, तो लगता है कि हाँ यार कुछ तो मेरे अंदर जा रहा है। या फिर तू च्युइंगम खाना स्टार्ट कर दे, अगर मान ले तेरे को विमल खाने की एडिक्शन है, च्युइंगम खा सकता है। एडिक्शन ब्रेक करने का जो मेनली पर्पस है ना, वो आप सोचो कि एकदम से रूट से एलिमिनेट हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें उसका एक्चुअल में अल्टरनेट ही निकालना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप एकदम से अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव कर देंगे या एकदम से आदतें बदल जाएंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक जिम जाने वाला जो इंसान होता है ना, वो स्टार्टिंग में सिर्फ जिम जाना शुरू करता है। जिम जाना शुरू करता है, फिर वो देखता है कि अच्छा सबके पास में पानी की बोतल है, तो वो एक वाटर का शेकर लेके आता है। वो देखता है कि अच्छा सारे स्पोर्ट्स शू पहन रहे हैं, ये कपड़े डाल रहे हैं, फिर वो कपड़े लेके आता है। फिर वो देखता है कि अच्छा सारे प्रोटीन भी लेते हैं वर्कआउट करने के बाद, फिर वो प्रोटीन लेके आता है। फिर वो जिम में 2-3 लोगों से और बात करता है, और उसको पता लगता है कि अच्छा पीनट बटर भी होता है, किनुआ भी होता है, ओट्स भी होते हैं। फिर वो रोटी खानी छोड़ के वो सब खाना शुरू करता है। फिर जब वो रेगुलर जिम जाना शुरू करता है, तो उसके जो दोस्त होते हैं वो भी जिम वाले बन जाते हैं। अब बातें भी जिम की हो रही है, वर्कआउट की हो रही है, तो वर्कआउट भी अच्छा करना शुरू कर देता है। उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है, उसकी जो मेंटेलिटी होती है वो एक फिटनेस फ्रीक वाली बन जाती है, और उसकी बॉडी में चेंज आते हैं, उसके फिजिक में चेंज आते हैं। तो क्या उसमें एकदम से बदलाव आ गया था? वो उस एनवायरनमेंट में गया, वैसी एसोसिएशन में आया, उसके विचारों में परिवर्तन आया। विचारों में परिवर्तन आने से उसके जो आचार और व्यवहार है, उसके अंदर परिवर्तन आया। उस परिवर्तन के साथ ही उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो रूपांतरित होनी शुरू हो गई। हमारे माँ बाप बचपन में हमें क्यों बोलते थे कि अच्छी संगत का जो असर होता है वो अच्छा होता है, बुरी संगत का जो असर होता है बुरा होता है? वो इसलिए बोलते थे क्योंकि हम जिस संगत में रहते हैं ना, चाहते हुए ना चाहते हुए जो हम सुनते हैं, जो हम सोचते हैं, हमारी थिंकिंग वैसी बननी शुरू हो जाती है। जिस इंसान के साथ भी आप रहोगे ना, वही इंसान आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। अपने आसपास के 5 लोगों को उठा के आप देख लेना, आप उन्हीं के एवरेज हो। जिनके साथ में आपका मैक्सिमम समय बीत रहा है ना, आप उन्हीं के एवरेज बन जाते हो। आज एग्जाम्पल देखो, मेरे को आज बहुत तगड़ा एग्जाम्पल मिला। अपने ग्रुप में एक लड़का है, कृष्णा सर्वेंट नाम का। तो उसने मेरे को एक फोटो भेजी, और वो ट्रेन में था, वो मेरे को बोल रहा है मैं ट्रेन में हूँ, मैं बुक पढ़ रहा हूँ। तो मैं उसको बोला है तूने आज से पहले कोई किताब पढ़ी थी? बोला नहीं पढ़ी। तो सोचो जरा, अब वो इंसान किताब क्यों पढ़ रहा है? अब वो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि वो एक एसोसिएशन में आ गया, एक संगत में आ गया। उसके जो माइंड के थॉट है वो धीरे धीरे चेंज होने स्टार्ट हो गए। उसको समझ में आ गया कि यार मॉर्निंग की इंपॉर्टेंस है, मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस है, फालतू के लोगों से मेरे को दूर रहना है, प्रेजेंट में मुझे रहना शुरू करना है। वो बार बार जिन बातों को सुन रहा है, उसके दिमाग में वो बातें असर कर रही है। जो उसको मैंने एग्जांपल दिया था कि ट्रेन के डब्बे में लोग क्या करते हैं, वो गाने सुनते हैं, आपस में बातें मारते हैं, कोई किताब नहीं पढ़ता। उसके माइंड में ये बात थी, तो उसने साथ में एक बुक कैरी करी, और वो बुक पढ़ रहा है। यही होती है कि आदतें वगैरह देखो, चाहे हम जितनी मर्जी दुनिया जान की किताब पढ़ लें, चाहे एटॉमिक हैबिट पढ़ लें, चाहे कुछ मर्जी पढ़ लें, लेकिन हमें बदलाव आना जब शुरू होता है, जब हमारे वातावरण में बदलाव आता है, हमारे एनवायरमेंट। जब तक आपके एनवायरमेंट में चेंज नहीं आएगा ना, जब तक आपकी एसोसिएशन में चेंज नहीं आएगा, तब तक आपके विचारों में भी चेंज नहीं आएगा। जिस प्रकार की चीजों को हम सुनते हैं, जिस प्रकार की चीजें हम बोलना स्टार्ट करते हैं ना, वही एक्चुअली में हमारी रियलिटी बननी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हैबिट कुछ और नहीं है, हैबिट हमारा बिहेवियर ही है, जो हम बार बार रिपीट करते हैं। मैंने लाइफ में कभी मोबाइल पे गेम नहीं खेली, लाइफ में कभी मैं ये जंक फूड वगैरह ऑर्डर नहीं करता था, लाइफ में मैंने कभी एनीमे नहीं देखे। लेकिन कोई दोस्त ऐसा बने जिसके साथ मैं मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो वहां मेरी बातें ही ये चलेगी ना कि ये ऐसा एनीमे निकला है। क्योंकि देखो, सामने वाला जो इंसान है, अगर मान लो वो मूवीज देखता है, एनीमे देखता है, तो आप उससे जब भी बात करोगे तो वो एनीमे मूवीज की ही बात करेगा। या जब भी आप उससे बात करोगे वो गेमों की ही बात करेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो उसका रूटीन है।
और जब आप बार बार लगातार एक ही बात को सुनोगे तो आपके माइंड में भी आएगा कि यार मैं भी देख के देखता हूँ कैसा है। वो आपको पर्सनली सेंड भी करेगा डाउनलोड करके, और जैसे ही वहां से आप देखना स्टार्ट करोगे आप उस लूप में फंस जाओगे। आपको तो ये लगेगा ना कि ये देखो, मैक्सिमम कंपनी वाले आज के समय में क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली आपकी नींद को खत्म कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू स्टील योर स्लीप। वो आपकी नींद खत्म कैसे कर रहे हैं, उनको करवाना है एंगेज। जितना आप चीजों में एंगेज रहोगे उतना उनका फायदा है। जितना देखो इंस्टाग्राम, आपको क्या लगता है कि कुछ भी दुनिया में फ्री होता है क्या? इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है भाई, हर चीज की कीमत है। सबसे बड़ी कीमत है आपका टाइम, जो आप उस चीज में स्पेंड कर रहे हो। और जो टाइम स्पेंड कर रहे हो वहां से कोई आउटपुट भी नहीं आ रहा। आउटपुट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जहां भी आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, और वो भी देखना है ना कहाँ स्पेंड हो रहा है। कंपनी वाले हैं वो तो मैक्सिमम अटेंशन मांगते हैं। इंस्टाग्राम वगैरह अगर जो रील्स है वो बहुत बढ़िया साउंड नहीं होगा, एकदम से शॉर्ट नहीं होगी, कोई इंसान देखेगा ही नहीं। वो बेसिकली हमें कंज्यूमर बना रहे हैं। वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, हॉटस्टार है, amazon प्राइम, जो मर्जी है, चाहे नेटफ्लिक्स है। दे वॉन्ट अस टू बी अ कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर चीजों को कंज्यूम करता है। रैशनल थिंकिंग खत्म कर रहे हैं, एक वर्चुअल दुनिया में लेके आ रहे हैं। उस जो जो फेक वर्ल्ड है उसको ही हम रियलिटी मान रहे हैं। रियलिटी तो हम यही मान, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वही तो रियलिटी बन रही है ना। चीजें हमको इस प्रकार की दिखाई जा रही है। जो मूवीज है उसमें क्या दिखा रहे हैं, उसमें गे कल्चर दिखा रहे हैं, उसमें लेस्बियन कल्चर दिखा रहे हैं। वो इस चीज को नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि ये तो बहुत नॉर्मल बिहेवियर है, सोसाइटी का ये भी एक पार्ट होता है। और मूवी को देख के हमारे माइंड में वो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, अच्छा ये चीज भी नॉर्मल है। लड़का लड़के शादी कर सकता है, हाँ कर सकता है, क्योंकि हमने तो मूवी में देखा है। एक न्यूज़पेपर है, ठीक है, उस न्यूज़पेपर के अंदर आप एक न्यूज़ पढ़ रहे हो कि इस लड़की का रेप हो गया, और मतलब डेली ही रेप हो रहा है, 30 दिन तक लगातार चल रहा है, तो आपको क्या लगेगा कि रेप होना तो एक नॉर्मल सी बात है, ये तो होता रहता है। जो चीजें हम बार बार देखते हैं ना, वो हमारा एक, उस चीजों क्या बेसिकली वो नॉर्मलाइज कर रहे हैं उन चीजों को। फिर बाद में उन चीजों के प्रति हमें सिंपैथी होनी बंद हो जाती है, हमें लगता है ये तो नॉर्मल सा एक पार्ट है। अब कोटा आइलैंड में लोग सुसाइड करते हैं जिनके बच्चे वगैरह मरते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि नॉर्मल है यार, बच्चा स्ट्रेस में आया सुसाइड कर लिया। लेकिन उसका जो रूट कॉज है वो जानने की कोशिश कोई नहीं करता, कि ऐसे कौन से कारण थे जिससे कि एक बंदा जो है वो सुसाइड की तरफ बढ़ा। क्योंकि जो चीजें हैं ये एक दिन में नहीं होती, इनमें एक मल्टीपल टाइम होता है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो उस चीज को दूर तक लेके जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, एक छोटे सी इवेंट को ना हम जज ही नहीं कर पाते, हमें ऐसा लगता है कि यार सुसाइड किया होगा तो उसका रीजन केवल स्ट्रेस होगा। लेकिन हमने क्या ये जानने की कोशिश करी कि जो स्ट्रेस वो आया है वो कहाँ से आया है? क्या कौन सा उसने फूड खाया, किन लोगों के साथ में वो था, उसके टीचर ने उसे क्या बोला, जो उसकी संगत थी वो क्या थी, घर वाले उसे क्या बोल रहे थे, किस प्रेशर के अंदर वो अपने आप को फील कर रहा था। यही चीजें मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं किसी भी चीज के। एटॉमिक हैबिट जो मान लो किताब हम पढ़ते हैं ना, उसमें बेसिकली यही बातें बोली गई हैं कि अगर आप अपने अंदर 1% भी इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दोगे ना, ईयर एंड तक आते आते आपके अंदर 37% इंप्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट तो 1% से ही करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ के लोगों की थिंकिंग माइक्रोवेव थिंकिंग है। वो चाहते हैं कि एकदम से चीज डाली और एकदम से रिजल्ट आ जाए। जैसे मान लो कोई मेडिटेशन करना स्टार्ट कर रहा है तो उसको लगता है कि मेरे जो थॉट है ना 7 दिन के अंदर ही बंद होना स्टार्ट हो जाए। वो क्या करता है, वो बहुत ज्यादा गोल के ऊपर फोकस है, उसने सिस्टम के ऊपर अपने ध्यान ही नहीं दिया। अब जैसे एक दो बच्चे हैं, ठीक है, एग्जांपल लेता हूं मैं, दोनों का ड्रीम है मुझे आईएएस बनना है। पहला अपने गोल ओरिएंटेड है, मुझे आईएएस बनना है, आईएएस बनना है। दूसरा है सिस्टम ओरिएंटेड। एग्जाम्पल, गोल ओरिएंटेड बंदा है वो गोल पे फोकस कर रहा है, आईएएस बनना है, फोकस करा छोड़ दिया। जो सिस्टम ओरिएंटेड बंदा है वो क्या करेगा कि अच्छा ठीक है मेरा गोल है आईएएस बनना, अब कौन कौन से स्टेप हैं जो मुझे बनाएंगे। तो वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि बेसिकली पहला स्टेप है मुझे डेली 8-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है रेगुलर रहना पड़ेगा। तीसरा है पॉजिटिव कम्युनिटी। चौथा है ढंग की कोचिंग। पांचवा है ढंग के नोट्स। छठा है रिवीजन। सातवां है हेल्थ। आठवां है परसिवरेंस। ऐसे करते करते वो सारे स्टेप जितने हैं ना जो उसे बनाएंगे, चाहे वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो, चाहे वो आंसर राइटिंग हो, वो हर चीज को लिखता है। फिर वो देखता है कि क्या मैं इन स्टेप्स को फॉलो कर पा रहा हूँ, और जब रिजल्ट आता है कि हाँ तू फॉलो कर पा रहा है, 1 साल 2 साल बाद वो आईएएस बन जाता है। और फिर हमें लगता है जादू हो गया, तो ये तो कल तक ऐसे ही घूमता था, आज ये आईएएस कैसे बन गया? ये तो उसकी किस्मत होगी जो जिसने उसे बना दिया। तो भाई किस्मत कुस्मत कुछ नहीं होती, एक प्रॉपर जो आदमी अपने सिस्टम पे काम करता है ना, जो प्रोसेस के ऊपर काम करता है। भगवत गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने ये बात बोली है कि कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। मतलब अपने कर्म के ऊपर फोकस करो, जो तुम एक्चुअल में काम कर रहे हो, जो तुम्हारी प्रोसेस है, जो तुम्हारा सिस्टम है, उसके ऊपर फोकस करो, उसको तुम कितने अच्छे तरीके से कर सकते हो। रिजल्ट तुम्हारे हाथ में है ही नहीं भाई।
तुम वो रिजल्ट के ऊपर फोकस किया, रिजल्ट क्या रहेगा, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। प्री निकल जाओगे, मेंस निकल जाओगे, किस्मत बढ़िया नहीं है, अपना इंटरव्यू में फेल हो जाओगे, वहां से तुम भगा देंगे इंटरव्यू से। फिर प्री निकाल लोगे, फिर मेंस निकाल लोगे, फिर इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। तो हर चीज, हर फैक्टर तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। मैं बार बार इस चीज पे प्रेशर क्यों डालता हूँ कि हमें प्रेजेंट में रहना है? प्रेजेंट में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो तुम्हारा पास्ट बीत चुका है उसको तुम चेंज नहीं कर सकते, और जो तो फ्यूचर तुम्हारा आने वाला है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। अपनी प्रोसेस को देख सकते हो तुम। किसी दूसरे से पूछते रहो कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा, वो कैसे तुम्हारा बता सकता है होगा कि नहीं होगा? तुम नींद अच्छे से ले रहे हो, डाइट प्रॉपर खा रहे हो, रेस्ट प्रॉपर है, वर्कआउट चल रहा है, पढ़ाई डेली कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, पॉजिटिव कम्युनिटी के अंदर हो, अपनी सेक्सुअल एनर्जी लॉस नहीं कर रहे, डेफिनेटली तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब इन सारे फैक्टर में से एक भी गड़बड़ है, तुम्हारा पतन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बोलोगे ऐसे कैसे है? अब सुनो कैसे है। मान लो जितने बंदे यहाँ बैठे हैं उसमें से एक बंदा बहुत हाईली मोटिवेट हो गया, जैसे पांडु है अपना। पांडु हाईली मोटिवेट हो गया कि भाई मैं 2 बजे उठूंगा रात को। तो उसने क्या किया, 2 बजे उठने के चक्कर में ना वो रात को 9-10 बजे सो रहा है, और वो 4 घंटे की नींद ले रहा है, और उसमें बड़ा हाईली मोटिवेट है कि यार मैं 4 घंटे सोऊंगा और 18 घंटे पढ़ाई करूंगा, फाड़ के निकाल दूंगा नीट को, नीट के नीट के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो वो हाईली मोटिवेट होके अपना दिन का जबरदस्त तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देता है, और 4 घंटे सो रहा है। अब 4 घंटे सोने से क्या होगा कि धीरे धीरे उसका जो बॉडी का जो कोर्टिसोल लेवल है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों बढ़ेगा कोर्टिसोल? कोर्टिसोल बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन है, वो इसलिए बढ़ेगा क्योंकि बॉडी उसकी रिकवरी नहीं कर पा रही। 4 घंटे वो पढ़ रहा है, जो उसकी बॉडी में टॉक्सिन्स बन रहे हैं उसके लीवर के अंदर, वो डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस 6 घंटे सोना बहुत जरूरी है। 6 से 7 घंटे की हम नींद लेते हैं तो ही हमारे टॉक्सिन बॉडी से आउट होते हैं और हमें काफी काम फील होता है। तो वो 4 घंटे सोना स्टार्ट करेगा तो उसका कोर्टिसोल बढ़ेगा। कोर्टिसोल बढ़ेगा, जो एक हंगर हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, जो ग्रेलिन बोलते हैं, उससे क्या होता है कि हमें हमारी भूख बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो जब कोर्टिसोल बढ़ेगा तो पांडु मिट्टी की तरफ भागेगा, जंक फूड की तरफ भागेगा, वो खाना स्टार्ट करेगा। फिर उसे लगेगा कि यार उसका कोर्टिसोल बढ़ रहा है, कि मुझे डोपामाइन मिलना चाहिए, रेस्ट मिलना चाहिए। तो फोन में गेम खेलना या फिर फोन में कोई अदर एडिक्शन स्टार्ट करेगा। धीरे धीरे क्या कर रहा है कि उसकी जो स्लीप है ना वो तो कम है ही। तो दिन में जो बैठ रहा है उसे झमाइयाँ आ रही है, उसका माइंड पूरा फोकस नहीं है, बहुत ज्यादा इरिटेट है, जो टेम्परामेंट है वो उसका लूज होना स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग में लगेगा कि पढ़ रहा हूँ 10 घंटे 12 घंटे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसे क्या होगा, किसी बॉडी है ना बर्नआउट होना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही बॉडी बर्नआउट होना स्टार्ट होगी वो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ बढ़ेगा। डिप्रेशन की तरफ क्यों बढ़ रहा है वो? क्योंकि उसको अंदर से ना वो जो एक अचीवमेंट टाइप ऑफ फीलिंग थी ना वो होनी बंद होगी। उसे लगता है कि यार मेरा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो सो ही नहीं रहा प्रॉपरली। अगर सो नहीं रहा तो उसका जो माइंड है वो स्टेबल ही नहीं हो पा रहा, और जो फोकस है उसका डिवाइडेड फोकस है, वो माइंड उसका साथ दे ही नहीं रहा। अब वही उसके बदले कोई आदमी जो 8 घंटे सो रहा है, उसका माइंड एकदम फोकस रिलैक्स है, कोई भी काम कर रहा है 100% इंटेंसिटी के साथ में कर रहा है, भूख भी नॉर्मल लग रही है, वर्कआउट प्रॉपर कर रहा है, चीजों को उसने मैनेज कर लिया कि यार ये तो मेरी नेसेसिटी है ही। अब तुम देखो कि जो शॉर्ट टर्म जो स्प्रिंट वाले आदमी है, भाग मिल्खा भाग में एक सीन है ना, कि वो स्टार्टिंग में एक बंदा होता है वो हाईली मोटिवेट होता है, और वो बहुत तेजी के साथ में निकलता है कि मैं ही जीतूंगा रेस, मैंने ही दूध अंडा लेना है। क्या होता है, दूसरे तीसरे लैप के अंदर वो पेट पकड़ के लेट जाता है, उसने एकदम स्प्रिंट मारी होती है। और एक बंदा होता है वो धीमा धीमा भागता है और वो एंड तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मुझे एंड में जाके बूस्ट मारना है, स्टार्टिंग में बूस्ट नहीं मारना। तो वही ये प्रोसेस है कि कोई भी काम है ना, चाहे वो मतलब आप किसी रिलेशनशिप के अंदर भी हो ना, मान लो कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, जो चीज काफी स्लो स्टार्ट होती है ना वो एंड तक जाके मोमेंटम पकड़ती है, लेकिन जो चीजें बहुत ही शुरुआत में ही एक्सट्रीम चलती है ना, बहुत ज्यादा बूस्ट आता है, तो वो खत्म हो जाती है एंड में जाके। उसका इंटरेस्ट ही लूज हो जाता है, फिर सामने वाले को लगता है कि यार मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा इस काम के अंदर। वो क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि स्टार्टिंग में आपने अपनी एनर्जी उसके अंदर इतनी लगा दी कि आपकी जो बॉडी है वो मोमेंटम ही लूज कर गई। एटॉमिक हैबिट के अंदर देखो यही चीजें बोली गई हैं कि जो आइडेंटिटी चेंज के बारे में बात बोली गई है ना, उसमें एक एग्जांपल बहुत सॉलिड एग्जांपल है कि अब जो आर्मी में काम करने वाला बंदा है, वो आर्मी में एक मेजर है, आर्मी में उसकी एक वैल्यू है, सारे उसको बोलते हैं सर जनाब नमस्ते जी जनाब फलाना ठिकाना, तो उसकी एक अपनी कदर है। जब आर्मी का बंदा आर्मी से रिटायर होके घर में आ रहा है तो वो क्या बन गया, एक सिविलियन। उसको आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई है, वो सोचता है कि यार मेरी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो सिविलियन इंसान है वो सिविलियन की तरह ही ट्रीट होगा। अब आर्मी तो रही नहीं उसके पास में, तो उसको इस रियलिटी के साथ में कोप अप करने में बहुत टाइम लग जाता है। उसको समझ ही नहीं आता कि एक्चुअल में कि मैं सिविलियन हूँ कि मैं आर्मी मैन हूँ। वो आर्मी वाला बिहेवियर ही करता है सबके साथ में। क्यों करता है? क्योंकि उसकी जो आइडेंटिटी थी वो आर्मी वाली ही बन चुकी है।
उसने अपनी आइडेंटिटी के ऊपर 20 साल 30 साल इतना काम कर लिया कि जो उसका रूटीन है, सुबह 4 बजे उठने वाला, वर्कआउट करने वाला, डिसिप्लिन में रहने वाला, तो जो इंसान है वो सबके साथ ये करना शुरू कर देता है कि तुम भी सुबह 4 बजे उठो, तुम भी डिसिप्लिन में रहो, तुम ऐसे कैसे मोबाइल चला रहे हो, ये तुम्हारा सोने का समय है, ये तुम्हारा उठने का समय है, ढंग से खाना खाओ बैठ के, तुम्हारी कमर सीधी क्यों नहीं है, ये क्या तरीका है, तुमने मेज के ऊपर हाथ रख रखे हैं, ये क्या तहजीब है। तो वो घर में आके वो मार्शल लॉ लगाना शुरू कर देता है, और घर वाले क्या सोचते हैं कि अरे देख हमें भी कंट्रोल कर रहा है, हमारे ऊपर लगा रहा है। ये उसकी आइडेंटिटी बन चुकी है। वंस जो आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है ना, उसको बदलने में बहुत दिक्कत होती है। सिंह इज किंग के अंदर एक जो मूवी है ना अक्षय कुमार की, तो उसमें एक एग्जांपल है, जो लकी नाम का बंदा होता है ना, वो क्राइम की दुनिया में इतना अंदर तक घुस जाता है कि जब वो अक्षय कुमार उसको बोलता है ना कि यार तू चलता क्यों नहीं अपने पिंड, चीजों को नॉर्मलाइज कर दे, तो वो बोलता है कि भाई जिस दुनिया में आ चुका हूं ना, अब यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है मेरे लिए, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, अब मुझे इस दुनिया में रहना ही पड़ेगा। वो ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि जब वंस यू एंटर्ड इनटू अ क्रिमिनल वर्ल्ड, जैसे ही आप एक क्राइम की दुनिया में आ चुके हो ना, अब यहाँ पे सर्वाइवल तो इस चीज का है कि या तो तुम सामने वाले को मारोगे या सामने वाला तुम्हें मारेगा। चीजों को नॉर्मलाइज कर ही नहीं सकते आप। जिस चीज के अंदर आप एंटर कर रहे हो ना, एंटर होने के बाद में उसकी डायमेंशन खुलती है। जैसे आप यूपीएससी के अंदर आए, अब उसकी डायमेंशन ओपन हो चुकी है, अब आप उस लूप में फंस चुके हो, ना तो आप छोड़ पाओगे ना उसे खा पाओगे। इट्स लाइक अ सांप की पूंछ, छोड़ोगे तो मरोगे, ना छोड़ोगे तो ही मरोगे। इन चीजों को समझो, जो मैं डायमेंशन की बात करता हूँ ना, ये डायमेंशन है। अगर अपने अंदर हमें बदलाव करना है ना, देखो किताब बेशक मत आप हैबिट के ऊपर 50 पढ़ लो, लेकिन जब तक आपका जो एक बिहेवियर है, एक जो रूटीन है, एक जो पैटर्न है, वो काबू में आना स्टार्ट नहीं होगा ना, तब तक कुछ हो ही नहीं पाएगा। हम लोग हमेशा पढ़ाई की इन चीजों की बातें करते हैं कि मैथ में ऐसे करेंगे, रीजनिंग में ऐसे करेंगे। अरे जब तक हमारी पर्सनल लाइफ को हम प्रोफेशनल लाइफ से अलग करना ही नहीं सीख पा रहे, तब तक हम चीजों को नॉर्मलाइज नहीं कर पाएंगे। सारा दिन तुम प्रोफेशनल जोन में रह ही नहीं सकते यार, तुम्हें खुद को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। रात को 8 बजे 9 बजे तुम एक शांत होना पड़ेगा तुम्हें। एक तुम्हारी नॉर्मल भी जिंदगी है, उस जिंदगी में भी आना पड़ेगा। चीजों को तुम अगर अलग ही नहीं कर पा रहे, मैं हमेशा एक इंसान को बोलता हूँ कि हमारी पर्सनल लाइफ हमारी प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग अलग होती है। प्रोफेशनली आप जो लोगों के साथ में बिहेव कर रहे हो, पर्सनली वैसा बिहेव नहीं कर सकते। हमेशा पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल से अलग रखो। इफ यू आर अ स्टूडेंट, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है डेली 8-10 घंटे पढ़ना। अब घर पे भी आके आप ये सब हरकतें कर रहे हो कि मेरा टाइम बर्बाद ना करो, मुझे पढ़ना है, उसी जोन में रह रहे हो, माइंड ड्रेन आउट होना स्टार्ट हो जाता है। चीजें ड्रेन आउट होनी स्टार्ट होती है, चीजें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब जैसे मेरा नॉर्मलाइज सा मेरा नियम है कि रात को मैं 9 बजे के बाद में पढ़ाई नहीं करता। क्यों नहीं करता? मुझे ऐसा लगता है कि यार 9 बजे के बाद में अगर अपने ब्रेन को हाइपर एक्टिव करूंगा, रात को मेरे को नींद नहीं आ पाएगी। और हमारे कुछ महानुभाव ग्रुप में ऐसे हैं जो 9 बजे 10 बजे पढ़ना शुरू करते हैं और बोलते हैं भैया मैं रात को नींद नहीं आती, हम बड़ा परेशान रहते हैं। अपने माइंड को देखो स्टेबलाइज करना नहीं सीखोगे ना, जब तक तुम्हारे पास जो 24 घंटे हैं ना, उनको तुम डिवाइड करना नहीं सीखोगे कि क्या मेरे लिए जरूरी है, क्या मेरे लिए गैर जरूरी है, तब तक लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता। बेशक एटॉमिक हैबिट पढ़ लो, बेशक कोई मर्जी किताब पढ़ लो, क्यों जो किताब है वो आपको सिखा सकती है, लेकिन करना ना करना एट द एंड हमारे हाथ में ही होता है। मेरी बुक समरी इतनी डिफरेंट क्यों है? क्योंकि उसमें मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि अगर किताब ही तुमको बतानी होती तो किताब तो यूट्यूब के ऊपर भी है, जो बता ही रहे हैं बाकी ये लोग। अपनी पर्सनल लाइफ से मैं एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि उन चीजों को आप समझ पाओ कि हाँ यार, ये जो बात बंदा बोल रहा है, इस बात में एक प्रेशर पॉइंट है कि हमें अपनी आइडेंटिटी के अंदर ही चेंज करना पड़ेगा। अगर आप सुबह नहीं उठ पा रहे, मीन्स जो आपकी आइडेंटिटी है वो लेट उठने वाले बंदे की है। तो आपको देखना पड़ेगा ना क्या क्या स्टेप हैं जो मुझे लेने हैं। पहला स्टेप क्या होगा? अपने फोन में अलार्मी एप्लीकेशन डाउनलोड करो। दूसरा स्टेप क्या होगा? अपने फोन को रात को सोने से पहले अपने बेड से दूर रखो। तीसरा स्टेप क्या होगा? उठने के तुरंत बाद पानी पियो। चौथा स्टेप क्या होगा? अपना फेस धो लो, फ्रेश हो जाओ। पांचवा स्टेप क्या होगा? अपने कपड़े बदल लो। ये सारे स्टेप है लाइफ के, इनको फॉलो करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जैसे एक चेकलिस्ट होती है। अब जितने भी डॉक्टर वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं? तुम्हें क्या लगता है जो सर्जरी होती है वो क्या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है क्या? सर्जरी पहले जब होती थी ना, तो उसमें एक प्रोसेस फॉलो नहीं होती थी। तो उसमें क्या होता था, कभी किसी के पेट में कॉटन रहेगी, कभी किसी के पेट में कैंची रहेगी, कभी किसी के इन्फेक्शन हो गया। लेकिन बाद में एक मतलब डॉक्टर है, पता नहीं कौन है, उन्होंने एक प्रोसेस फॉलो करना स्टार्ट किया। उसमें पूरी एक चेकलिस्ट थी कि पहले सबको अपने हाथ धोने हैं, उसके बाद में ग्लव पहनने हैं, उसके बाद में ये करना है, उसके बाद में ये करना है, लास्ट में ऐसा करना है, लास्ट में वैसा करना है। एक प्रॉपर स्टेप। जैसे डोमिनोज के, बर्गर किंग के जो पिज्जा वगैरह बनते हैं ना, तो जो रेसिपीज होती है ना, वो प्रॉपर एक स्टेप के अंदर होती है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। आप अगर इसके रिगार्डिंग चलोगे ना, बहुत आसानी होगी आपको। लेकिन जो स्टेप ही आपके बहुत कंफ्यूज हैं, कुछ कर ही नहीं सकते भाई। एक बर्गर बनाना है, आप बर्गर किंग में मान लो एक एज अ अपने वहां पे शेफ काम कर रहे हो, तो जो बर्गर किंग वालों की जो रेसिपी है वो आपको पकड़ा देंगे। उसमें क्या होगा? पहला स्टेप है, तुम्हें बन को गर्म करके उसमें हल्का सा मक्खन लगाना है।
दूसरा स्टेप है जो बन के ऊपर तुम्हें म्योनी अप्लाई करनी है। तीसरा क्या स्टेप है, बन में टिक्की डालनी है। चौथा क्या स्टेप है, खीरा टमाटर पत्ता गोभी लगानी है। पांचवा क्या स्टेप है, अब उसको जो ब्रेड है उसको पूरा बर्गर को बंद करके एक उसमें कागज में रैप करना है। छठा क्या स्टेप है, अपनी जो कंपनी का टैग है उसके ऊपर लगाना है। सातवां का स्टेप है, जो आपके सामने कस्टमर है उसको स्माइल के साथ देना है। ये पूरी सीक्वेंस है भाई। और इस सीक्वेंस को वो इतनी बार रिपीट कर देते हैं, वो इस सीक्वेंस के अंदर आ जाते हैं। अब उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। मैं चंडीगढ़ गया था, चंडीगढ़ के अंदर ना एक बहुत ही फेमस एक 5 स्टार होटल है। तो उसके जब मैं टॉयलेट में एंटर होता हूँ ना, तो वहां पे एक टॉयलेट की जो दरवाजा है ना उसके ऊपर चेकलिस्ट थी कि पहले तेरे को फ्लश में ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है। मतलब जो पूरी क्लीनिंग थी ना वो स्टेप के अंदर दी गई थी। और वो स्टेप जो थी ना वो पूरी मतलब कि चेकलिस्ट के अंदर थी कि पहले ये करना है, फिर तू पहले फ्लश में आ रहा है तो तेरे को पहले उसको गीले पानी से करना है, उसके बाद में उस पर हार्पिक अप्लाई करनी है, उसके बाद में तुम्हें ये एंटीसेप्टिक पता नहीं क्या क्या था। वो पूरी एक 7 स्टेप 8 स्टेप प्रोसेस थी। वो बंदा जो भी सफाई करने वाला है जैसे ही वो आ रहा है उसको पता है कि मुझे ये स्टेप फॉलो करने हैं, उसके माइंड में कंफ्यूजन ही नहीं है 1% भी। और वो चीज़ों को कर भी लेता है इजीली। क्यों कर लेता है, क्योंकि उसको सारे स्टेप पता है कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसे करना है। हर दिमाग लगाओ, मुझे स्टेप ही ना पता हो तो चीजों को मैं रेगुलेट ही नहीं कर पाऊंगा। वो चीजें आगे पीछे होती रहेंगी। ये है पूरा कोर आइडिया इस किताब का। मेनली चेकलिस्ट एक स्टेप है, हर चीज की एक स्टेप है भाई, स्टेप के अंदर ही चीजें होती है। इफ यू आर थिंकिंग आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप प्रोडक्टिव फील नहीं कर रहे, लाइफ में बर्थलेस फील कर रहे हो। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब जब मुझे डाउन फील होता है तब तब मैं सुबह उठ के नेचर में निकल जाता हूँ। नेचर इन द सेंस ऐसी जगह जहाँ बहुत हरियाली है, वहां पे 1 घंटा 2 घंटा अकेले वॉक करता हूँ, मेरे अंदर एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। हर किसी का एक अपना सिस्टम होता है। कुछ लोग होते हैं दूसरे लोगों से बात करने के बाद में एनर्जेटिक फील करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो मतलब गेम खेलने के बाद में करते हैं। कुछ लोग होते हैं एकांत में बैठने के बाद करते हैं। मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि भाई लाइफ के अंदर बिना मेडिटेशन करे, बिना वर्कआउट करे, बिना अच्छा खाना खाए कुछ नहीं हो सकता। बिना किताब पढ़े कुछ नहीं हो पाएगा। हर किसी की देखो अपनी थिंकिंग है, लेकिन मैंने अपनी थिंकिंग को कैसे मैनिपुलेट किया, मैंने वो स्टेप उठा लिए कि जो स्टेप है जो हर किसी को फायदा कर रहे हैं, और उन स्टेप को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। कितना आसान है ये। लेकिन आसान नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा मन मन हमें बर्बाद करता है। मन का सबसे बड़ा फीचर क्या है, संशय, द्वंद। वो हमें फंसा देता है कि ये सही है कि ये सही है। जैसे आज मैं ग्रुप में देख रहा था कि लोग बहुत ज्यादा डेस्टिनी के अंदर और मैनिफेस्टेशन के अंदर कंफ्यूज थे। वो लड़का ऐसे बोल रहा था कि जो हमारे फेवर में काम कर जाए वो तो मैनिफेस्टेशन है, जो फेवर में काम ना करे वो डेस्टिनी है। तो भाई चीजें देखो ऐसे है कि सिंपल सी बात है। डेस्टिनी मैनिफेस्टेशन को मैं सिंपली बताता हूँ कि वो क्या होती है। मैनिफेस्टेशन ये है कि किसी चीज को हम पॉजिटिवली सोच रहे हैं, हमारे माइंड में कोई एक कोर आइडिया है, और उस चीज को बार बार हम दूसरे लोगों को बता रहे हैं कि मुझे ऐसा करना है, या मेरे माइंड में वो ड्रीम है कि मुझे वो करना ही है। वो मैनिफेस्टेशन है। वो जो हमारी थिंकिंग है, हमारा जो एक्शंस है, उस डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट हो जाता है। और डेस्टिनी है, उसमें मेरा कंट्रोल ही नहीं है भाई। मैं एयरफोर्स की तैयारी करूंगा, एयरफोर्स की प्रिपरेशन करूंगा, सारे प्रोसेस फॉलो करूंगा, और जाके मेडिकल में मुझे पता लगता है कि जो मेरे पैर है उनकी इतनी लेंथ ही नहीं है कि वो जहाज उड़ा पाए। खत्म मेरी कहानी वहीं की भाई, वो डेस्टिनी है मेरी। या मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे बाद में पता लगता है कि मेरे तो फ्लैट फुट है, जो खान सर के साथ में हुआ था। खान सर आर्मी की तैयारी कर रहे थे, बाद में उनको पता लगता है उनका हाथ मुड़ा हुआ है। उसके बाद बंदे की लाइफ कहाँ की कहाँ से ले जाती है। वो सब जानते हैं कि खान सर आज कहाँ बैठे हैं। अब वो तो जो सर है उनको वहां से निकाल दिया था, बाजीराव से। क्यों निकाल दिया था, वो सैलरी मांग रहे थे कोविड के अंदर, और आज वो कहाँ पहुंच गए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस बात को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे ना उतना बढ़िया है भाई। अब मुझे नहीं पता इसमें तुम एग्जांपल दोगे कि यार 3 साल का बच्चा है उसको कैंसर हो गया और मर गया, इसमें क्या अच्छा है। तो भाई फिलोसफीज ऐसी हैं, उनमें एक्सेप्शन हमेशा होती हैं और वो हमेशा ही रहेंगी। जिनको मैं सुबह 4 बजे उठने की बात करता हूँ वो भी सामने से बोलते हैं कि इलोन मस्क सुबह 7 बजे उठता है, वो भी तो सक्सेसफुल है। तो इन बातों का मेरे पास में कोई जवाब नहीं है। मेरे पास एक चीज का मुझे पता है कि जो बेसिक कोर स्टेप है हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, चाहे हमारे वाग्भट हैं, चाहे हमारे सुश्रुत हैं, चाहे हमारे पतंजलि हैं, हमारे आयुर्वेदिक स्क्रिप्चर्स के अंदर ये बात मेंशन्ड है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, उसके विचार शुद्ध होंगे, शरीर शुद्ध होगा, बात खत्म। मेरी कोई औकात नहीं है कि उनके ऊपर मैं सवाल उठाऊं या फिर मैं ये बात बोलूं कि इलोन मस्क 7 बजे उठता है, स्टीव जॉब 8 बजे उठता है। मेरा उनसे कोई लिंक नहीं है। मैं हिंदू हूं, मैं भारतीय हूं, अपने शास्त्रों को मानता हूं, मेरे ऊपर अपनी बात अप्लाई होगी। हाँ, सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है, सबका अपना अपना प्री सपोजिशन है भाई। सबका प्री सपोजिशन आप चेंज कर नहीं सकते। अब जो मुस्लिम इंसान है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो आदमी नमाज पढ़ता है। अब तुम उसको ये बोलोगे तू हनुमान मंदिर चल, वहां चल गए हनुमान चालीसा पढ़ ले, तेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी।
उसकी अपनी मान्यता है यार, बचपन से लेकर अब तक वो नमाज पढ़ता है, कैसे तुम उसे चेंज कर दोगे? किसी के प्री सपोजिशन के ऊपर मैं कभी चोट नहीं मारता। जो आप मानते हो वेल एंड गुड है। देखो, आप मेरी थिंकिंग से एग्री करते हो, आप चीजों को फॉलो कर सकते हो, नहीं तो जो आपकी जिंदगी है वो आपकी तरीके से चल ही रही है। आई ऑलवेज शेयर माई एक्सपीरियंस। मैं किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आप घोड़े को नदी तक ले जा सकते हो, लेकिन पानी पीना ना पीना गधे उसके घोड़े के ऊपर है। आप धक्के से पानी पिला नहीं सकते बंदे को। अब जितने बंदे यहाँ बैठे हैं, मैं किसी को फोर्सफुली पकड़ थोड़ी ले आऊं कि बांध के कि चल कर कर कर। सब अपनी मर्जी के साथ में आए हैं। अब उस चीज से आप एग्री करते हो थोट से या डिसएग्री करो, वो चीज देखो काम तो करेगी। अब मैं ये बात बोल के ग्रेविटी नहीं होती छत से कूद जाऊंगा, क्या ग्रेविटी नहीं है क्या? गोडे फूट जाएंगे मेरे नीचे गिरते ही। अगर मैं आंखें बंद करके बैठ जाऊं कि दुनिया में अंधेरा हो चुका, अंधेरा हो जाएगा। सबकी अपनी प्री सपोजिशन है भाई, सबका डिफरेंट बैकग्राउंड है, सारे अलग अलग जगह से उठ के आए हैं, सबकी अपनी मान्यताएं हैं। अब यहाँ पे कोई बंदा होगा जो उड़ीसा का रहने वाला होगा, जो कोस्टल एरिया में रहता होगा, उसके अकॉर्डिंग मछली खाना सही है। और जो नॉर्थ का बंदा है जहाँ पे सब्जियां मिलती है, वो कहेगा कि शाकाहार बढ़िया है। दोनों अपनी जगह ठीक है, बस एक चीज को 6 देख रहा है, एक 9 देख रहा है। उन दोनों की अब अपोजिट साइड है। अब 6 वाला भी सही है, 9 वाला भी सही है। अब जो कोस्टल एरिया में रहता है वहां पे अगर उनकी जो डाइट है वो बेसिकली पेस्टेरियन डाइट है, उसको उसकी डाइट में बचपन से फिश है, तो क्या गलत है बताओ फिश खाना? दिक्कत पता है कहाँ होती है? दिक्कत वहां होती है जब वो अपनी सोच दूसरों पे थोपना शुरू कर देते हैं कि तुझे जय श्री राम बोलना पड़ेगा। सबके अपने विचार हैं, सबका अपना आचार है, सबका अपना व्यवहार है। आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, अपनी सोच दूसरों पे मत थोपें। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, उसको अपनी जिंदगी वैसी जीने दें। आप उनको बता सकते हो कि यार ये जिंदगी जीने का एक बेहतर तरीका है, उसके बाद में वो उस जिंदगी को जी रहा है नहीं जी रहा, वो सामने वाले की मर्जी है। हर जो किताब है वो हमसे बात करती है, वो हमें बताती है कि भाई ये बातें हैं, तू करेगा तो बढ़िया है, नहीं करेगा तो बढ़िया है। किताब में तो वो बात लिख दी गई। अब उन बातों से आप एग्री करते हो तो फॉलो कर सकते हो, डिसएग्री करते हो तो फॉलो बेशक ना करो। लेकिन किताब तो चेंज नहीं होने वाली ना, जो लो है लो तो रहेंगे हमेशा हर किसी के लिए। मैंने ऐसी कोई बातें नहीं करी कि बहुत मैजिक हो जाएगा या जादू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई दुनिया के अंदर। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है। मैनिफेस्टेशन ये एक चीज है, वो एक डायलॉग है ना ओम शांति ओम में, कि किसी चीज को हम पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात हमें उसे मिलाने में लग जाती है। उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग ये है कि आप जो गोल अपना सेट करते हो, आप जिन लोगों के साथ में आते हो, आप वैसे ही बनने शुरू हो जाते हो भाई। अगर मैं जिम जाना स्टार्टिंग हो जाऊंगा ना, और जैसे लोग जिम में मान लो दोस्त बन गए, या जिम में जो चीजें मैं देख रहा हूँ सुन रहा हूँ, तो मेरा बिहेवियर वैसा ही बनना स्टार्ट हो जाएगा। जो कल तक मुझे परांठे अच्छे लगते थे ना, आज मुझे लगने लगेगा कि यार ये परांठे तो गलत है, इससे मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, इससे मुझे हार्ट अटैक आ सकता है। तो ऑटोमेटिकली अच्छी बॉडी बननी स्टार्ट हो जाएगी। जब आप किसी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा मेरे पास इतना टाइम है ही नहीं यार कि मिर्जापुर बैठ के मैं देख लूं पूरी। ये चीजें हैं, कोई मैनिफेस्टेशन को यार कोई वो जादू नहीं है, ये डेस्टिनी कोई जादू नहीं है, हर चीज हमारे हाथ के अंदर है। मैं तो देखो दोनों बातें विश्वास करता हूँ, कर्म में ही मेरा विश्वास है, किस्मत में ही मेरा विश्वास है, हार्डवर्क में ही मेरा विश्वास है। किसी चीज को मैं डिनाई नहीं करता, हर चीज अपने तरीके से काम कर रही है। पर हाँ एक चीज है कि अगर आपकी इंटेंशन सही है ना, आप कोई भी कार्य अगर सही इंटेंशन के साथ में कर रहे हो, तो उस कार्य में बरकत हमेशा होती है। यूनिवर्स भी आपका साथ देता है। क्यों देता है? क्योंकि आप किसी दूसरे इंसान को गलत चीज सिखा ही नहीं रहे। अगर आपकी वजह से किसी के जीवन में फायदा हो रहा है या किसी इंसान की थिंकिंग चेंज हो रही है, ऑटोमेटिकली आपसे इंसान कनेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। अगर मैं ये बात सोच के बैठता कि मैं तो बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कौन आएगा करने के लिए, आज ना ये ग्रुप होता ना ये लोग होते, कोई भी ना होता। लेकिन मैंने शुरुआत करी, चाहे मैंने एक बंदे से करी, स्टार्टिंग तो करी ना। इंटेंशन अच्छी थी, बाद में लोग जुड़ने स्टार्ट हो गए, बाद में चीजें फेवर में काम करनी स्टार्ट हो गई। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि मैं किसी भी इंसान के साथ में उसकी थिंकिंग चेंज कर ही नहीं सकता। अब सामने वाला अपने माइंड के अंदर किसी चीज को लेके अडिग है, स्टब्बन है, उसको लगता है कि यही चीज दुनिया की बेस्ट है, तो मैं कौन होता हूँ उसे बोलने वाला कि भाई दुनिया की चीज ठीक नहीं है? ठीक है भाई, जो तू मानता है बढ़िया है, अपने मानो उस चीज को। पहले मैं मूर्ख था जो दुनिया को सुधारने निकल पड़ा था, अब मैं समझदार हूं कि खुद को सुधार रहा हूं। ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको जितना जल्दी पकड़ लोगे ना उतना बेटर है। दुनिया कभी नहीं सुधरेगी भाई, शुरुआत केवल खुद से ही होती है। जब आप सुधरना शुरू कर देते हो ना, दुनिया आपको अच्छी लगनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि दुनिया वही है जिसे हम अपने नजरिए से देखते हैं। अगर मेरे ग्लासेस के ऊपर ही मिट्टी चढ़ी हुई है ना, तो मेरे को पूरी दुनिया ही मिट्टी लगेगी कि दुनिया में मिट्टी है। या मेरे ग्लासेस ही अगर रेड कलर के हैं ना, तो पूरी दुनिया मुझे लाल दिखेगी। तो वो हमारी थिंकिंग है, बेसिकली हमारी मान्यता है, हमारा प्री सपोजिशन है। जब तक हम उसे चेंज नहीं करेंगे ना, तब तक रियलिटी चेंज हो ही नहीं सकती। ये मेन पूरा सार है इस किताब का, और ये पूरी बातें हैं। देखो, इट्स ऑल स्टार्ट्स विद योर सेल्फ। सारी चीज की शुरुआत, जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो हम ही हैं।
हम हमसे ही दुनिया का शुरुआत है, हमसे ही दुनिया का अंत है। अगर मैं हूँ दुनिया है, मैं हूँ दुनिया नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ एज अ सेंटर पॉइंट, कि दुनिया का जो केंद्र बिंदु है मैं हूँ। क्योंकि मुझे तो अपनी जिंदगी की कीमत है ना, मैंने क्या लेना है किसी से यार, चाहे अंबानी करोड़पति बन रहा है, चाहे किसी की इंडिया ट्रॉफी जीत रही है, मेरा कोई लिंक नहीं है भाई। मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है ये मैटर करता है मेरे लिए। अब इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गई, ठीक है भाई, सेलिब्रेट करो, नाचो गाओ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में क्या चेंज हो रहा है उससे? तुम्हारे घर में रोटी आ रही है, तुम्हारे घर में कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है, तुम फिजिकली इंप्रूव कर रहे हो, तुम मेंटली इंप्रूव कर रहे हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो रहा। मनाते रहो दूसरों के साथ खुशियां, खा लो दूसरों की मिठाइयां भाई, उनकी जॉब लगने पे तुम्हारी जॉब तो नहीं लगी ना। अपने आप के ऊपर ध्यान दो। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, दुनिया तुमको सेल्फिश बोलेगी, खुद के ऊपर ध्यान है, बोलने दे भाई, ठेका तो दुनिया का ले रखा है। सबको खुश करने के लिए बैठे हो क्या, जोकर हो गया भाई कि सबको साथ में घूमोगे? भाड़ में जाए दुनिया। अपने आप से मतलब रखना चाहिए आदमी को। मेरा कोई लिंक नहीं है किसी के साथ में। जिसको जो सोचना है सोचे, वो अगले की थिंकिंग है, मेरा थोड़ी है इसको मैं चेंज कर दूंगा बता के। अब कोई इंसान तुम्हें गलत बोल रहा है और तुम क्या कर रहे हो, उसको एक्सप्लेन कर रहे हो बैठ के, भाई मैं गलत नहीं हूँ। तुम स्टूपिड हो, उसे एक्सप्लेन कर रहे हो। जो समझ रहा है कि भाड़ में जा दो, जो तुम्हें सोचना है सोच भाई, मेरा तेरे से कोई लिंक ही नहीं है। अपने आप को इतना कॉम्प्लिकेट कर चुके हो भाई कि तुम्हें फर्क पड़ता है कि दुनिया क्या बोल रही है, माँ बाप क्या बोल रहे हैं, भाई क्या बोल रहा है, बहन क्या बोल रही है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अपने ऊपर विश्वास है भाई, जो कर रहा हूँ बेस्ट कर रहा हूँ मैं। फेल होऊंगा ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मेरी है। मैंने नहीं करा, फेल हो गया। पास होऊंगा, खुद के ऊपर है सारा कुछ भाई, जो कर रहा हूँ अपने आप से कर रहा हूँ मैं। किसी से क्या लेना अपने को भाई, सीधी सी बात है। जब तक अपनी थिंकिंग को कंसाइज वे में नहीं लेके आओगे ना, कुछ भाई लाइफ में नहीं हो सकता। दूसरों को घूमते रहो वैलिडेशन लेके। अब किसी लड़की के साथ था, 5 साल में टाइम बर्बाद किया, बताइए कितने दूर के सपने दे रखे थे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। एट दी एंड रिजल्ट क्या है? जीरो। टाइम बर्बाद हुआ, एफर्ट बर्बाद हुआ, सब कुछ खरा खत्म हुआ ना। तो वही चीज है यार, करते रहो तुम फ्यूचर की प्लानिंग। फ्यूचर प्लान करते रहो, जो होना है वो डेस्टिनी में जो है वो होके रहेगा। अब मैं तो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं था, मेरे को तो घंटा इंटरेस्ट नहीं था स्पिरिचुअलिटी में। ना मैं मानता था इन चीजों को। मुझे ऐसा क्या क्या बकवास है, ये तो पागलपन है, लोगों को गुमराह करते हैं, इसमें कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब चीजें खुद के साथ होनी एक्सपीरियंस शुरू हुई, जब समझ आया कि दुनिया के सब रास्ते बंद हो चुके हैं, तो परमात्मा का रास्ता दिखा मेरे को, तो गुरुद्वारा दिखा, वहां जाके बैठ गया मैं। और वहां मैंने प्रार्थना करी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, रास्ता दिखाओ मुझे, मैंने क्या करना है। देखो यार, विश्वास के ऊपर है, पूरी दुनिया विश्वास पे काम कर रही है, आशा पे काम कर रही है। तुम्हारे अंदर अगर विश्वास नहीं है ना कि ये नहीं हो सकता, तो किसी का बाप भी नहीं उसी जो करवा सकता। भगवान भी नीचे आ जाएगा ना तुम्हें करवाने के लिए, तो भी तुम नहीं कर पाओगे। वो जो चीज है ना, पहले विश्वास से ही शुरू होती है। जब आदमी को विश्वास होता है। फिजिक्स वाला सबके सामने एग्जांपल है, कोचिंग सेंटर वालों ने उसको लेने से मना कर दिया था कि तेरे पास कोई डिग्री नहीं है, तू IIT नहीं है, तेरे बस की कुछ नहीं है। आज वो बंदा सबका बाप बन के बैठा है, फिजिक्स वाला। उसको अपने ऊपर विश्वास था कि जो मैं करवा रहा हूँ सबसे बेस्ट है। खुद के ऊपर तो विश्वास नहीं करोगे ना भाई, कुछ नहीं हो सकता। बड़े से बड़े एग्जाम्पल है, चाहे फिजिक्स वाला उठा लो। एक विवेक सर है, जो अपना पहले इस पर पढ़ाते थे, अपना एक थी वो प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी के ऊपर। उनको वाईफाई स्टडी से निकाल दिया था। रोता हुआ बंदा अपने गांव में आ गया था, सिंपल सा व्हाइट बोर्ड लेके, मेरे बस की कुछ नहीं है। उसमें ये था कि पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे। एग्जाम खोला, अब देख लो बंदा कहाँ ही कहाँ बैठा है। उसको वाईफाई स्टडी से निकाल दिया था बंदे को। उसने अपना खुद का खोल लिया एग्जामपुर। बच्चों ने सपोर्ट किया, शुरू में 1 लाख हुए, अब जाके देखो पता नहीं 3 बिलियन है, 3 मिलियन है, 4 मिलियन है। हर चीज का देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हर चीज की एक शुरुआत करनी पड़ती है। कोई भी चीजें रातों रात मैनिफेस्ट नहीं होती। अब तुम सोचते हो ना, माइक्रोवेव थिंकिंग लेके बैठे हो कि मैं आज पढ़ना स्टार्ट करें, कल मैं IAS बन जाऊंगा, नहीं बनूंगा तो क्या होगा। ये पुअर थिंकिंग है, स्टूपिड थिंकिंग है। नहीं होगा तो कुछ और होगा। कोई दुनिया खत्म हो जाएगी, तुम मर जाओगे। जो किस्मत में लिखा है वो तो होना ही है भाई। अब तुम्हारी किस्मत में अगर राजा बनना लिखा हुआ है, तो कहाँ तुम कलर बनोगे? राजा ही बनोगे, लेकिन टाइम लगेगा उसमें। अब मोदी जी हैं, 60 साल के बाद में, 70 साल की उम्र में आगे PM बना। तो उसने क्या उम्मीद छोड़ दी थी क्या दुनिया से कि मैं उम्मीद छोड़ देता हूँ, मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग रही? या वो IAS की तैयारी करने बैठ गया था? हर किसी का अपना टाइम होता है भाई, राइट टाइम आने पे राइट चीजें होती हैं। राइट टाइम जब हमारा आएगा, चीजों को कर देंगे चीजों को। लेकिन उम्मीद छोड़ने की बात नहीं है। डिमोटिवेट हो रहे हो, उम्मीद छोड़ दी चीजों को लेके, एंटी ऐसे कर रहा है, फलाना ऐसे कर रहा है। खुद पे जब तक काम नहीं करोगे ना, कुछ भी नहीं हो सकता। खुद पे जिस दिन काम करना शुरू कर दिया ना, अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया, खुद की अहमियत समझ में आ गई। उसमें बोलता नहीं है 3 इडियट के अंदर, जो आमिर खान एक बात बोलता है कि तुम एक्सीलेंस के पीछे भाग रहे हो, तुम अपने आप को इतना इंप्रूव कर लो कि एक्सीलेंस जो है ना, जो चीजें तुम्हारे पीछे आना शुरू हो जाए। वो बेसिकली क्या बोल रहा था कि तू नौकरी के पीछे क्यों भाग रहा है, तू अपने आप को इतना कैपेबल करना कि तू ही नौकरी देनी शुरू कर दे सामने वाले बंदे को। लेकिन हमारी थिंकिंग तो ये है ना, मैकॉले एजुकेशन के हम प्रोडक्ट हैं, तो हमारी थिंकिंग यही है कि बनना तो मैं नौकर ही है। चाहे हम क्लर्क बन जाएं चाहे कुछ बन जाएं, सभी नौकर बनने की तैयारी करते हैं। और कुछ भी जो इंडिपेंडेंट वेंचर होता है, जैसे मान लो ये चीज मेरा वेंचर है, तो इसको क्या लगता है ये सक्सेस नहीं हो सकता, ये तो फेल हो जाएगा, इसमें कोई लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है। वो सबकी अपनी थिंकिंग है।
अब वो अब चीज़ों को समझें या ना समझे वो आपके ऊपर है। लेकिन वही बात है, एट द एंड हर चीज़ की शुरुआत हमसे ही होती है। सेंटर पॉइंट जब तक आप खुद को नहीं मानोगे ना, तब तक लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। एटॉमिक हैबिट किताब जो है वो बेसिकली, वो बंदा उसमें क्या कर रहा है उस किताब के अंदर, उस बंदे ने एक टॉपिक को पकड़ा, हैबिट को पकड़ लिया, और उसके ऊपर बंदे ने किताब लिख दी। उस बंदे ने इतने एग्जाम्पल दे दिए, उस चीज को समझा दिया, रातों रात बंदा फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया, जेम्स क्लियर बन गया। हर चीज की शुरुआत होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग से, शुरुआत होती है। जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे ना, चाहे खुद की करो या दूसरों की करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही हर चीज की शुरुआत होती है। कोई अगर इंसान बड़ा बनता है ना, प्रॉब्लम को सोल्व करके ही बनता है, कि क्या प्रॉब्लम थी, कैसे उसने सोल्व किया, कैसे बड़ा बन गया। हर चीज की शुरुआत जीरो से होती है। स्टार्टिंग में जो ग्रुप बनाया था ये रिप्रोग्राम वाला, इसमें एक या दो लोग थे, आज इस ग्रुप के अंदर 2,500 लोग हैं। शुरुआत कहीं से तो हुई है ना। मैंने तो उम्मीद नहीं छोड़ी कि ग्रो नहीं करेगा या कुछ और नहीं करेगा। चीजें ग्रो करती हैं अगर आपको उन पर विश्वास है तो। यूनिवर्स भी आपके फेवर में काम करेगा। बस वही एक बात आती है मन में विश्वास वाली। अब मन में जिसके विश्वास है वो चीजों को अपने फेवर में कर लेगा। जिसके मन में विश्वास ही नहीं है, जो मान ही नहीं सकता, जो खुद को पागल समझे बैठा है, वो कभी खुद को इंप्रूव नहीं कर सकता। ये मैं रिटर्न में देता हूँ। ये सारी जो चीजों की शुरुआत है ना, वो कॉन्फिडेंस से है। वो एस के सर बोलते हैं ना उसमें एस्पिरेंट के अंदर, कि तुम्हें क्या बनना है, वो कहते हैं मुझे आईएएस बनना है। वो क्या बोलते हैं, फर्स्ट फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले डिजर्विंग तो बन जाओ तुम उस चीज के, बाद में डिजायर करना। इसका मतलब क्या है, जब तक उस चीज के पाने के लिए हम डिजर्विंग ही नहीं होंगे, वो चीज हमारे पास आ ही नहीं सकती। यूनिवर्स तो देख रहा है ना कि ये इंसान कितना कैपेबल है, वो किसी देख लेगा अभी कैपेबल नहीं है, बंदा नहीं कर सकता। इसकी थिंकिंग, इसकी वाइब्रेशन उस लेवल की है ही नहीं। वो कितने हाथ पैर मार ले, नहीं बन पाएगा जिंदगी में। ऐसे ऐसे बहुत मैंने बंदे देखे हैं जो 10-10 साल 20-20 साल तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी में नहीं निकलता, और जिसका निकलना होता है वो 1 साल करके निकाल देता है। हार्डवर्क में कमी नहीं है। कमी कहाँ है, उसकी आइडेंटिटी के अंदर, उसके उसके बिहेवियर में, उसके नेचर में, उसकी थिंकिंग में, कि वो क्या सोच रहा है बंदा, उसकी इंटेंशन क्या है। यूनिवर्स पागल नहीं है, वो यूनिवर्स शिव जी नहीं है कि बिना कुछ समझे राक्षस को ही वरदान दे देंगे कि हाथ लगाओ जला दे मेरे को। यूनिवर्स हर चीज देखता है कि इस बंदे की इंटेंशन क्या है, किस इंटेंशन से करवा रहा है, क्या उसका आउटपुट निकल रहा है, कितनी दुआएं इसके साथ में है, कितनी बददुआएं लेके घूम रहा है। वो चीजें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। फिर तुम्हें लगता है कि यार मैजिक हो गया। एक दो केस नहीं, केस भरे पड़े हैं। अब वो बात अलग है तुम अपनी आंखें बंद करके बैठे हो। ये है पूरा आज की समरी। आई होप, मतलब चीजें देखो, मैं मानता हूँ कि जब हम समरी देता हूँ मैं थोड़ा उन चीजों को लेके थोड़ा पर्सनल व्यू लगता हूँ। लेकिन मेरा मानना ऐसे है यार, किताब को अगर आप एज इट इज लेके चल रहे हो ना, तो वो ठीक है, नॉर्मल समरी है। लेकिन आप उसमें अगर अपना एक्सपीरियंस ऐड नहीं कर रहे ना, अपनी खुद की क्रिएटिविटी ऐड नहीं कर रहे, तो आप क्रिएटिव इंसान हो ही नहीं। तो आप कॉपी पेस्ट हो, रट्टू तो रट्टू जो पोपट होता है ना वो हो। और वो तो किताब में दिया ही हुआ है, यूट्यूब पे भी दुनिया भर की चीजें हैं, वो देख सकते हो आप जाके। लेकिन मैं अपनी हर चीज में एक मेरा खुद का फ्लेवर होता है। वो क्या होता है कि जो चीज मुझे लग रहा है कि हाँ यार ये चीज वाकई में प्रैक्टिकल है, तो वो एड ऑन में करता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता उस चीज में कितना टाइम जा रहा है या क्या हो रहा है। चीज देखो ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले की जिंदगी में ना वो चीज काम करे। काम चीज बनाओ तो ऐसी बनाओ कि वो तो या तो उस बंदे को बना दे, या उसको मतलब पूरा उठा दे चीजों को। टेम्परेरी बनाने में बिलीव ही नहीं करता मैं। बस इस चीज के ऊपर ये आज की ऑडियो बुक खत्म होती है। अब जो सेशन है, जो ये समरी था, यहीं तक रखता हूँ मैं। आदतों के ऊपर बात थी तो ये लंबा खींच गया। खत्म करने को मैं 10 मिनट में भी खत्म कर सकता था, लेकिन मैं उसको अहमियत सोचता नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि यार जो चीज़ मेरी रिकॉर्ड हो रही है ना, वो टॉप नॉच होनी चाहिए। क्योंकि मेरे को औरों से मतलब ही नहीं है दुनिया क्या कर रही है, मेरे को अपने आप से मतलब है। जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जिस फील्ड में मैं हूँ, मानता हूँ इस फील्ड में एक से बढ़ के एक बाप बैठे होंगे, उनसे मेरे को लिंक ही नहीं है भाई। मैं कितना कर सकता हूँ ये मेरे ऊपर है। आप किसी भी काम को हाथ लगाओ, इस दुनिया में जो भी काम है उसको हाथ लगाओ, उस काम की फील्ड में एक बाप बैठा पाएगा। तो उस काम को सोच के कि उसका इस फील्ड में बाप है, अपना काम छोड़ दोगे? हर चीज के अंदर है भाई ये। फिटनेस यूट्यूबर बनोगे वहां भी कोई बैठा है, कुक बनोगे वहां भी कोई बैठा है, आर्टिस्ट बनो वहां भी कोई बैठा है, राइटर बनो वहां भी कोई बैठा है, आईएएस बनो वहां भी, हर जगह कोई ना कोई बैठा है। तुम तो नहीं हो ना। अपने ऊपर बिलीव करो ना कि यार मेरी किस्मत अलग है, मेरा हार्डवर्क अलग है। चीजें मेरे फेवर में काम करेगी नहीं करेगी वो देखेंगे बाद में क्या होता है। स्टार्ट तो करो कम से कम। पर ये सोच लो माइंड में कि यार इस फील्ड में तो हर कोई बैठा है, फिर तो कभी जिंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा। फिर तो लगो अपना 8-10 हज़ार रुपये में, 20 हज़ार में सरकारी नौकरी, और अपने जो बच्चे बुच्चे को पढ़ाओ, शादी करो और मर जाओ अपना आराम से। उसके बाद क्या होगा, मैक्स टू मैक्स 30-35 साल 40 साल की उम्र तक अपना पैसे पूसे कमा लोगे, बाद में बाल उड़ जाएंगे, औरत चिल्लाना शुरू कर देगी, बच्चा डिमांड करेगा साइकिल की। उसके बाद में क्या होगा, तुम बुढ़े हो जाओगे, बच्चा तुम्हें लात मार के वृद्धाश्रम में गिर देगा। और जो जितनी तुम्हारी जमा पूंजी है, जो तुमने सेविंग करी है, उसको उड़ाएगा मस्ती के अंदर अपना आराम से, नशे में, लड़कियों के ऊपर। और तुम्हें लगेगा कि यार जिंदगी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मैंने तो अपने आप को बर्बाद कर लिया इस चक्कर में फंस के। वो तुम्हारे ऊपर है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सेम अप्लाई है।
जब तक थिंकिंग खुद के ऊपर लेके नहीं आओगे ना, जब तक तुम सेल्फिश नहीं बनोगे, जब तक तुम सोचते रहोगे ना कि सामने वाला मुझसे प्यार करता है, चाहे गर्लफ्रेंड है चाहे माँ बाप है, सामने वाले के अनुसार चलना स्टार्ट कर दोगे, तब तक जो जिंदगी की जो असली खुशी है ना, वो तुम्हें मरते दम तक नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जो तुम्हारी थिंकिंग है ना, वो दूसरों के ऊपर बेस्ड है, तुम्हारा खुद का दिमाग ही नहीं है। सामने वाला जो बोल रहा है वैसे तुम काम कर रहे हो, उसमें जीरो रिजल्ट है। मैं जब किताब पढ़ना स्टार्ट की थी, मेरे पापा डेली कलेश करते थे कि